Assalamu alaikum and welcome. Today is 15th of October 2024 and the day is Tuesday. उम्मीद है आप सब का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। आज से हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने वाले हैं जिसमें हम स्पेसिफिकली एंड ओनली फोकस करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। इस एफर्ट को शुरू करने के बेसिकली दो मकसद थे। पहला मकसद जो है वो ये कि टेक्निकल एनालिसिस की इम्पोर्टेंस आप तक कन्वे करना, और दूसरा आपको इनेबल करना कि जब फ्यूचर में आप हमारी वीडियोस देखते हैं या दूसरों के एनालिसिस सुनते हैं तो यू शुड बी इन अ बेटर पोजीशन कि आप ख़ुद भी जज कर सकें टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू और डिफरेंट कम्बिनेशंस के थ्रू कि जो बात आपसे कही जा रही है वो किस हद तक ठीक है, किस हद तक रिलायबल है और उसमें कितना वेटेज है एज़ फार एज सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स इज़ कंसर्न्ड और मेकिंग डिसीजंस। तो बेसिक एम इज़ टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना ताकि फ्यूचर में जो हम लोगों का एक कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा अच्छा हो सके। जो हम लोगों का ज़रा हटके के प्लेटफॉर्म से फ्यूचर के प्लान्स हैं उसमें हम बतदरीज थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस बढ़ाएंगे। तो उससे पहले वी जस्ट वांटेड कि आपका थोड़ा सा एक रिफ़्रेशर हो जाएगा, कुछ चीज़ें आपको रिफ़्रेश करवा दी जाएं और एक जो हमारा फ्यूचर में जो सफ़र है वो ज़्यादा स्विफ्टली और आराम से गुजर सके। चलते हैं आज की वीडियो जिसका टाइटल जो है इज़ हाउ टू कैरी आउट टेक्निकल एनालिसिस ऑफ योर पोर्टफोलियो। मेन वीडियो में जाने से पहले आपको काइंडली बताते चलें कि अगर ये वीडियो ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर गई तो शायद हमें इसको 2 से 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जो एक बल्क की वीडियो आती है जो जिसमें ज़्यादा टाइम का होता है तो हमने टेक्निकली देखा है कि लोग उतना टाइम नहीं दे पाते। सो दैट्स वाई वी डिसाइडेड कि अगर ये वीडियो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो गई सो वी आर गोइंग टू डिवाइड इट इनटू 2 or 3 पार्ट्स। बिफोर वी मूव ऑन टू द मेन टॉपिक, आज हम इन 4 चीज़ों पे बात करेंगे। स्टार्टिंग के एक पोर्टफोलियो क्या होता है, हाउ टू सेलेक्ट द स्क्रिप्ट्स, why we need to do technical analysis, और क्या कोई बहुत बेहतरीन टेक्निकल एनालिसिस होते हैं जिस पे आपको स्पेशल फोकस करना चाहिए। ये चारों पॉइंट्स हमें पूरा यकीन है और हम जानते हैं कि आप सबको पता होगा। जैसे हमने शुरू में कहा कि हम एक रिफ़्रेशर करवाना चाह रहे हैं ताकि थोड़ा सी जो चीज़ें जो वक्त के साथ उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन या उसमें एम्बिग्विटीज़ आ जाती हैं वो हम क्लियर कर दें और फिर हम फाइनली जाएंगे अपने टेक्निकल एनालिसिस की जो सेशंस हैं उसकी तरफ। तो बेसिकली व्हाट इज़ अ पोर्टफोलियो? इसकी जो सिंपल डेफिनेशन है कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरियस इन्वेस्टमेंट्स या फाइनेंशियल एसेट्स जो कि कॉमनली स्टॉक्स होते हैं, बॉन्ड्स, कमोडिटीज़, कैश एट्सेट्रा, जो कि एक इंडिविजुअल ओन करता है या इंस्टीट्यूशन ओन करता है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? बेसिकली इसकी ज़रूरत जो होती है वो डाइवर्सिफिकेशन के लिए होती है। वो आप अपने लिए ऑप्शंस बढ़ाते हैं। अब ऑप्शंस हम क्यों बढ़ाते हैं? नाउ दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम लोग नॉर्मली जब हम बातचीत करते हैं तो मैंने देखा है कि काफ़ी लोग इसमें थोड़ा सा चीज़ों को कंफ्यूज कर जाते हैं। बेसिक एम जो होता है एक पोर्टफोलियो का वो होता है आपका जो रिस्क है उसको मिनिमाइज करना। हमारे यहाँ थोड़ी सी इसकी एक मिस इंटरप्रिटेशन समझी जाती है कि हम जनरली आम तौर पे हम समझते हैं कि जो पोर्टफोलियो है इट इज़ समथिंग लाइक जो आपका एक सीवी होता है जिसमें आपकी जितनी ज़्यादा डिग्री शो होती हैं, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस शो होता है, जितना ज़्यादा आपके रिसर्च वर्क शो होता है, जितना ज़्यादा आपका
जो भी एक पॉजिटिविटी आपकी जो आपके सीवी को कंट्रीब्यूट करती है, जिससे आपकी जो इम्पोर्टेंस है उसमें इजाफा होता है, तो हम जो स्टॉक पोर्टफोलियो है इसको भी सेम चीज़ समझते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अगर मेरे पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक्स हैं और वो 10 के 10 बेहतरीन स्टॉक्स हैं, तो हम उसको समझते हैं कि ये मेरा एक बहुत इम्प्रेसिव पोर्टफोलियो है। दिस इज़ टोटली रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। बेसिकली पोर्टफोलियो जो होता है वो आपका जो रिस्क मैनेजमेंट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। अब इस पे एक सवाल ही उठता है कि किस टाइप का रिस्क मैनेजमेंट, या कोई भी इंसान क्यों ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेगा जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है। और ये एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है। तो इसका थोड़ा सा अगर हम एनालाइज करें इस क्वेश्चन को कि कोई इंसान ऐसे स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा जहाँ पे रिस्क बढ़ता है और फिर उसकी वजह से उसको पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है, तो उसकी रीज़न ये है कि तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, जो भी स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं जो इसमें बिज़नेस करते हैं, बेसिकली जो मेन प्रायोरिटी होती है वो उन स्टॉक्स को, उन स्क्रिप्ट्स को ओन करना, ख़रीदना या उनमें बिज़नेस डीलिंग करना, ट्रेडिंग करना, जहाँ से डेफिनेटली प्रॉफिट की उम्मीद की जाती है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में ये राय होती है या ये अंदाज़ा होता है कि वो फ्यूचर में जाके आपको बेनिफिशियल होंगे और वो फ्यूचर में जाके आपको बेनिफिट देंगे। या हम बहुत से ऐसे स्क्रिप्ट्स में एंट्री लेते हैं जिनको हम समझते हैं कि इस वक्त प्राइसेस बहुत कम हो गई हैं और फ्यूचर में जाके इनकी प्राइसेस ने बढ़ना है, और हम उसमें एंट्री ले लेते हैं जस्ट बिकॉज कि वो प्राइस फैक्टर हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उस वक्त। अब फ्यूचर में चूँकि किसी को पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होना है, और फ्यूचर में अगर वही स्टॉक्स मज़ीद प्राइसेस में गिरावट दिखाते हैं और लॉसेस इंक्रीज़ करवाते हैं, तो फिर एक प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट हो जाता है। जैसे हम आजकल भी देख रहे हैं कि हम में से अक्सर लोगों ने आज से 2-3 महीने पहले ये समझ के इन्वेस्टमेंट की थी और स्टॉक्स को ख़रीदा था कि जब मार्केट की अगली रैली आएगी तो उनमें इनकी प्राइसेस में बहुत तेज़ी से इजाफा होगा। और आज हम देख रहे हैं कि उनमें से अक्सरियत स्टॉक्स जो हैं वो अपने करेक्शन फेज से गुजर रहे हैं और उनकी प्राइसेस में दिन ब दिन गिरावट देखी जा रही है। इस चीज़ को काउंटर करने के लिए, केटर करने के लिए हम पोर्टफोलियो की तरफ जाते हैं ताकि वो नुकसानात जो फ्यूचर में आ सकते हैं उनको हम आज से उनके लिए वो स्टॉक्स ख़रीदें या उन स्टॉक्स में हम अपनी एंट्री और इजाफा करें जो कि अगर फ्यूचर में नुकसानात आते भी हैं तो वो हमें डेफिनेटली एक प्रॉफिट की तरफ ले जा सके। सो ये थोड़ी सी चीज़ थी जो क्लैरिटी हमारा ख्याल था कि आप तक हम पहुंचाएं कि जो पोर्टफोलियो की डाइवर्सिफिकेशन है वो आपके अच्छे जो स्क्रिप्ट्स है उनकी सिलेक्शन का नाम नहीं है। बेसिकली आपका पोर्टफोलियो तब ही स्ट्रॉन्ग होगा जब वो आपके फ्यूचर की रिस्क मैनेजमेंट बेहतर कर सकेगा और आपके फ्यूचर को जो रिस्क्स हैं उनको बेहतर तरीके से विद द कलेक्शन ऑफ अदर स्क्रिप्ट्स उनको बैलेंस आउट कर सकता है। सो इन प्रैक्टिकल टर्म्स अगर हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो इट शुड बी अलाइंड एक इन्वेस्टर की फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स के साथ जो फ्यूचर में आने हैं। जो टाइम फ्रेम है उसको केटर होना चाहिए कि आप वो स्क्रिप्ट्स ले सकें जो टाइमली, जिनसे आप एग्जिट कर सकते हैं, या उन स्क्रिप्ट्स की तरफ आपका फोकस होना चाहिए जिनमें आप टाइमली एंट्री कर सकते हैं फॉर एक्यूमुलेशन, फॉर स्टार्टिंग एन इन्वेस्टमेंट, और जिसकी रिस्क एपिटाइट जो है वो बहुत बड़ी हो। जिस पोर्टफोलियो में ये 3 फैक्टर्स आएंगे वो पोर्टफोलियो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझा जाएगा। पोर्टफोलियो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, वो वक्त के साथ उसमें चेंजेस आ जाती हैं और आनी चाहिए, क्योंकि जो मार्केट में चेंजेस आती रहती हैं उसी के साथ आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हुए उसमें भी चेंजेस लाते हैं। एंड दिस इज़
इन द बिजनेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज या ट्रेडिंग को इसमें एक बहुत डायनामिक स्ट्रैटेजी कहा जाता है कि आप वक्त के साथ अपने पोर्टफोलियो को अपडेटेड रखते हैं, इवॉल्व करते हैं और उसमें बेहतरी लाते रहते हैं। अब इससे जुड़ा हुआ जो अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट शुड बी द साइज ऑफ अ पोर्टफोलियो, जहाँ पे आपने बहुत दफ़ा देखा होगा बहुत से एनालिस्ट का इस पर डिफरेंट ओपिनियन है। कुछ लोग आपको मशवरा देते हैं कि जी 5 से 6 स्टॉक्स के करीब रखें, कुछ लोग आपको इससे ज़्यादा की फिगर्स बताएंगे, कुछ लोग इससे कम की फिगर बताएंगे। हम इनमें से किसी के साथ भी एग्री नहीं करते। पोर्टफोलियो का फिक्स नंबर नहीं हो सकता, उस पे बहुत से फैक्टर्स। अगर उन तमाम फैक्टर्स को आप देखते हैं उसके हिसाब से डिसीजन आप लेंगे। कोई भी आपको ये जब कहेगा कि जी आप 5 से 6 स्क्रिप्ट्स रखें बहुत अच्छा, नहीं, दैट इज़ रॉन्ग। उसकी रीजंस देखें। हमारे मार्केट में बहुत टाइप के इन्वेस्टर्स आते हैं। जैसे एक एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं जो कि अपने पोर्टफोलियो पे, अपने स्टॉक्स पे जो होल्डिंग्स हैं उनकी, वो खुद काम करते हैं, वो खुद उसको एनालाइज करते हैं, खुद उस पर रिसर्च करते हैं, खुद उसकी इंफॉर्मेशन को देखते हैं और उसके बाद वो अपनी डिसीजंस लेते हैं। कुछ आप देखते हैं कि मार्केट में बहुत से पैसिव इन्वेस्टर्स होते हैं जो मार्केट के फ्लो के हिसाब से अपना डिसीजंस लेते हैं। अगर WTL ऊपर जा रहा है तो जी WTL में एंट्री ले लेते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि जो WTL ऊपर जा रहा है उसके रीजंस होंगे। और जब वो WTL में एंट्री ले लेते हैं, बाद में जब WTL गिरेगा तो उसके देयर इज़ अ प्रॉब्लम। सो जो लोग खुद अपने जो स्टॉक्स है उस पर खुद काम नहीं करते, उनको हम अक्सर देखते हैं कि वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स में रहते हैं। आपके पास पैसा कितना है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप कितने स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अगर आपके पास पैसा बहुत है, आपके पास फंड्स, फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स नहीं है, तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। इससे भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप कितने स्टॉक्स को इजीली मैनेज कर सकते हैं, आप कितने स्टॉक्स पे ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि एक्सपीरियंस के साथ, विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल गैजेटरी या इंफॉर्मेशन, वो बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट्स को भी मैनेज कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं वो नहीं कर पाते। सो इन शॉर्ट, द साइज ऑफ पोर्टफोलियो शुड स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन इफेक्टिव डाइवर्सिफिकेशन एंड मैनेजेबिलिटी, कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्स भी रहे और उसको आप मैनेज करना भी आपके लिए आसान है। ये हम स्पेसिफिकली उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कि अपने पोर्टफोलियोज खुद मैनेज करते हैं। जो म्यूचुअल फंड्स के पास पैसा रखवाते हैं, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पास रखवाते हैं, उसमें जो इन्वेस्टर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, उस पर जो बर्डन ऑफ वर्किंग है वो ख़त्म हो जाता है। ये जो आपसे भी बात हुई, ये उन लोगों के लिए है जो अपने पोर्टफोलियोज खुद मैनेज करते हैं। वॉरेन बफेट, हम सब वाकिफ़ हैं। जब उनसे पूछा गया था कि साइज़ ऑफ पोर्टफोलियो क्या होता है, उन्होंने बहुत अच्छा एक जवाब दिया था कि वाइड डाइवर्सिफिकेशन इज़ ओनली रिक्वायर्ड जब इन्वेस्टर को खुद ना समझ आ रही हो कि वो क्या करना चाहता है। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि जब आप एक बड़ा पोर्टफोलियो देखेंगे और जब उसको मैनेज भी नहीं कर रहा होगा, तो आपको ये वाली जो स्टेटमेंट है आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी कि जब हम बड़े डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाते हैं, बड़े पोर्टफोलियो की तरफ जाते हैं, ज़्यादातर उसमें सिर्फ एक प्रॉफिटेबिलिटी का आंसर होता है, ना वो हम मैनेज कर सक रहे होते हैं, ना हमें उसका आइडिया होता है, ना हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। एंड दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पे अक्सर लोगों को फिर फ्यूचर में आके प्रॉब्लम आता है। अब स्क्रिप्ट्स को हम कैसे सेलेक्ट करें, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अक्सर लोग पूछते हैं कि जी ये वाला स्क्रिप्ट अच्छा है या ये वाला अच्छा है। देखें, इट इज़ वेरी सिंपल। स्टॉक एक्सचेंज पे कोई भी स्क्रिप्ट बुरा नहीं होता और कोई भी स्क्रिप्ट अच्छा नहीं होता। वो स्क्रिप्ट्स जो आपको बर वक्त
एक मुनासिब इन्वेस्टमेंट के साथ एक मुनासिब प्रॉफिटेबिलिटी दे दें, वो अच्छे स्क्रिप्ट्स में शुमार किए जाएंगे। और वो स्क्रिप्ट्स जो आपको प्रॉफिट ना दे सकें, आपके पैसों को उसमें रुकावट आ जाए या वो अपनी प्राइस को गिराए, वो अच्छे स्क्रिप्ट्स नहीं शामिल होंगे। आज का अच्छा स्क्रिप्ट कल का एक बुरा स्क्रिप्ट बन सकता है, और आज का बुरा स्क्रिप्ट कल का अच्छा स्क्रिप्ट भी बन सकता है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि स्टॉक एक्सचेंज में देयर आर नो बैड स्क्रिप्ट्स, देयर आर नो बैड स्टॉक्स, देयर आर नो गुड स्टॉक्स। द ओनली थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि कौन से स्टॉक्स में आपको ज़्यादा प्रॉफिट अच्छे टाइम फ्रेम में सिक्योर तरीके से आ सकता है। उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने आपके लिए लेआउट कर दिए हैं। काइंडली अगर आप इंटरेस्टेड हों तो वीडियो को पॉज करके ज़रूर देखें। छोटे छोटे दो इट इज़ 2 लाइनर्स, बट अच्छा है कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन आप इसको एक दफ़ा पढ़ें। इसमें जो मुल्क के इकनॉमिक कंडीशंस हैं, इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट्स हैं, इमर्जिंग पैटर्न्स क्या आ रहे हैं, एक विद इन द सेक्टर कौन से स्क्रिप्ट्स ज़्यादा लीड करते हैं, किन की फाइनेंशियल आउटलुक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किन के फंडामेंटल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, किसकी लेट परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा अच्छी आ रही है। ये बहुत से अवामिल होते हैं जिन सबको आप जब मद्देनज़र रखते हैं तो आपकी सिलेक्शन में बेहतरी से बेहतरी आती जाती है। ये तकरीबन तमाम वो चीज़ें हैं जो हम अपने स्क्रिप्ट एनालिसिस सीरीज़ की जो आपको हम दिखाते हैं शुरू में, उसके फंडामेंटल्स, उसकी डिफरेंट जो वैल्यूएशंस है, डिफरेंट जो डेटा है, बेसिकली उसका मकसद यही होता है कि वो आपको एक आइडिया दे देता है कि एक स्क्रिप्ट जो है उसकी एग्जैक्टली उस टाइम फ्रेम में जिसमें हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, उस दौरान उसकी क्या स्टैंडिंग है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या वीकनेसेस हैं, उसके पे आउट्स कैसे हैं, उसकी इक्विटी कितनी है, उसका फ्री फ्लोट शेयर कितना है। प्लीज़ ये तमाम चीज़ें थोड़ा सा टाइम, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता। शुरू में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा जहाँ पे आपको थोड़ी सी चीज़ों की अगर आशनाई नहीं हासिल, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम बिलीव मी, ये 5 से 10 सेकंड इंसान एक ग्लिम्स देखता है स्टॉक की तो उसको समझ आ जाती है कि ये स्टॉक इस वक्त कहाँ पे खड़ा है। सो प्लीज़ गो थ्रू दीज इंफॉर्मेशन, ये आप ही के लिए फ्यूचर में बेहतरी ला सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस हम क्यों करते हैं? इट इज़ वेरी सिंपल कि फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रिडिक्शन करने की पोजीशन में अपने आप को लाने के लिए ज़रूरी नहीं कि वो प्रिडिक्शन आपकी ठीक हो, ज़रूरी नहीं कि वो गलत भी हो। ये डिपेंड करता है कि जो आपके एनालिसिस हैं वो कितने प्रोफेशनली तरीके से आपने किए हैं। किसी भी स्क्रिप्ट को आप उठा के उसके लेवल्स को आइडेंटिफाई करके, उसमें जो सेंटिमेंट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करके, उसके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को देख के, तो आप एग्जैक्टली पॉइंट आउट शायद 100% ना कर सकें, लेकिन अगर आप 65% भी कर लेते हैं तो बिलीव मी यू कैन डू मिरेकल्स इन स्टॉक एक्सचेंज। हमारे यहाँ एक बहुत मिसकंसेप्शन है जो हम अक्सर देखते हैं यूट्यूब पे भी या डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी, कि हम स्क्रीन पे आके लाइंस लगाने के बहुत शौकीन हो गए हैं। हम जब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो एक जर्नल जो अंडरस्टैंडिंग है, एटलीस्ट मैं अपने हद तक ये बात कहूँगा, मैं सब पे नहीं कह सकता, कि जब स्क्रीन पे आप बहुत ज़्यादा लाइनें मार लेते हैं तो हमारा ख्याल है कि जी शायद लोग बहुत इम्प्रेस होंगे। दिस इज़ टोटली रॉन्ग। अगर आपका पैटर्न, आपके ट्रेंड लाइंस आप सही ड्रॉ करते हैं, आपको स्क्रीन में शायद एक भी लाइन मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए ये इंडिकेटर्स हैं, इसीलिए टेक्निकल चार्ट्स हैं। उसमें लाइंस ऐड करने की गुंजाइश ही नहीं मौजूद, और आगे चल के हम इस पर थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। तो ये एक चीज़ काइंडली आपको समझना चाहिए कि जब आप जाते हैं फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, तो काइंडली किसी की स्क्रीन पे ज़्यादा लाइनें लगी हुई देख के प्लीज़ डोंट गेट इम्प्रेस विद दैट।
आप इम्प्रेस तो हो सकते हैं, बट योर जजमेंट कैन फेल यू फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट. सो आपको थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड बेटर कि फाइनेंस जो हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है, उसके पीछे एक हिस्ट्री है. इट इज़ नॉट जस्ट कि कोई भी आ जाए कि जी RSI आज इधर स्टैंड करता है और RSI कल इधर स्टैंड करता है और जी आप ख़रीद लिए स्टॉक. नहीं, बिल्कुल प्लीज़ ऐसा ना करें. आप फंडामेंटल्स थोड़े से देखें, सीखें. एंड लिटरली आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग, आफ्टर मंथ्स प्रैक्टिस आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इसी तरह से जो हमने लॉन्ग टर्म पोटेंशियल की बात की स्टॉक्स की, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जहाँ पे इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो हम समझते हैं शायद बाज़ार में चीज़ें महंगी हो जाती हैं. उसका स्टॉक एक्सचेंज से कोई ताल्लुक़ नहीं है. देखिए, जब इन्फ्लेशन आती है तो वो कौन से स्टॉक्स हैं जो उस इन्फ्लेशन को पास ऑन करते हैं कंज्यूमर पे. अगर आप वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं सेक्टर्स और वो स्क्रिप्ट्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन दोज. हम समझते हैं कि जब इन्फ्लेशन की हम बात करते हैं तो हम समझते हैं कि जी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, चीज़ों की प्राइसेस बढ़ गई हैं, मुल्क में इस वक्त बहुत महंगाई हो गई है. तो वो एक इन्फ्लेशन की टोटली सेपरेट डायरेक्शन है. जब हम स्टॉक मार्केट में हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, तो उसके एक डिफरेंट कॉनोटेशन है. अब आपने भी देखा होगा, अब मैं बहुत इंटरेस्ट रेट की बात करता हूँ कि जी इंटरेस्ट रेट कम होने वाले हैं, इंटरेस्ट रेट कम होने वाले हैं. स्टॉक एक्सचेंज में इंटरेस्ट रेट के कम होने से फ़ायदा किन सेक्टर्स को होगा, नुकसान किन सेक्टर्स को होगा. जिनको फ़ायदा होगा इस वक्त उनकी परफॉर्मेंस कैसे जा रही है, इस वक्त उनके जो फैक्ट्रीज़ हैं उन पर कितने कर्जे आए हुए हैं, इस वक्त जो है उनकी टैक्सेस की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लास्ट फाइनेंशियल जो पे आउट्स उन्होंने डिक्लेयर किए हैं. ये तमाम चीज़ें जब आप एक दफ़ा देखेंगे तो आपको किसी भी स्टॉक की वैल्यूएशन करते हुए आपको ज़रा बराबर झिझक नहीं होगी. एंड यू विल बी एबल कि आप उसको बता सकें कि अच्छा अगर आज ये इस जगह पे खड़ा है तो 1 महीने बाद इसको इधर खड़ा होना चाहिए. बेशक वो उस जगह पे नहीं खड़ा होगा बट उसके आसपास ही होगा. By combining these preferences, investors can make more informed decisions when selecting stocks. वो इंश्योर कर सकते हैं कि जो उनका पोर्टफोलियो है वो उनके जो लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, रिस्क एपिटाइट है और जो करंट मार्केट इन्वायरमेंट है वो उन सब को अलाइन कर सकते हैं, उन सब को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं ताकि तमाम फैक्टर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकें. In the long term, this approach can help mitigate risks and maximize potential returns in both the short and long term. So, हम इस वजह से जो टेक्निकल एनालिसिस है वो उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती है और उन्हीं की वजह से हमारी जो सिलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट्स है उसमें इम्प्रूवमेंट आती है और इसी की वजह से हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज पे जो परफॉर्मेंस है वो स्टेबल रहती है. अब हम आ जाते हैं कि जी टेक्निकल एनालिसिस, जिस तरह हम बात कर चुके हैं कि जी इस पे आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स है, टाइमली एंट्री, एग्जिट पॉइंट्स. काइंडली इसको आप अपने टाइम पे ज़रा पढ़ें ताकि थोड़ी सी आपकी आगे जाते हुए हमारे साथ अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए. अब हम आ जाते हैं जो आज का एक फाइनल हमने हेडिंग थी कि आर देयर एनी बेस्ट इंडिकेटर्स, जहाँ पे आप देखते हैं कि डिफरेंट एनालिस्ट तमाम दिन यूट्यूब पे आके आपको इंडिकेटर्स पे बात कर रहे होते हैं और आपको अपने एनालिसिस दिखा रहे होते हैं. तो क्या दुनिया में कोई ऐसा सेट पैटर्न है जिस पे हम कह सकें कि ये जो 6 इंडिकेटर्स हैं ये सबसे ज़्यादा अच्छे परफॉर्म करते हैं? तो अभी थोड़ी सी बात हम इस पॉइंट पे जाके करते हैं. ऑल्दो कि इस वक्त यूनिवर्सली कोई फिक्स लिस्ट नहीं है, किसी एक लिस्ट पे कंसेंसस नहीं है थ्रू आउट द वर्ल्ड, बट जनरली इस वक्त 100+
जो डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। कुछ लोग इसको 113 की फिगर कोट करते हैं, कुछ 105 की फिगर कोट करते हैं, कुछ इससे भी ज़्यादा की फिगर्स कोट करते हैं, बट जनरली जो इस वक्त ग्लोबल जो अंडरस्टैंडिंग है कि 100 और 120 से दरमियान में इस वक्त इंडिकेटर्स दुनिया में यूज़ हो रहे हैं। जो प्रैक्टिस वाइज अगर हम बात करें कि जो ज़्यादा प्रैक्टिस में इस वक्त यूज़ हो रहे हैं, तो इस वक्त दुनिया में 10 जो इंडिकेटर्स हैं वो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं, वो उसकी लिस्ट आपके सामने है। काइंडली देख लें इस लिस्ट को, क्योंकि इन्हीं पे जाके हमारी जो फ्यूचर वीडियोस आनी है, हमने इसी पे आपको टेक्निकल एनालिसिस करना सिखाना है इस पर। अभी हम एक नज़र डालेंगे कुछ इंडिकेटर्स को, और ये बेसिकली हम हर इंडिकेटर के पीछे जो एक हिस्ट्री है, जो डायनामिक्स काम करते हैं हर इंडिकेटर के पीछे, थोड़ा सा उनमें से कुछ सेलेक्टिव इंडिकेटर्स को हम बताना चाहते हैं आपको कि इट इज़ नॉट जस्ट लाइंस जिनके पीछे हम आपको टेक्निकल एनालिसिस करते हुए आप देखते हैं। इट इज़ अ फुल फ्लेज साइंस जिसके पीछे बाज़ इंडिकेटर्स के पीछे सदियों की वर्किंग शामिल है। जैसे अब हम बोलिंजर बैंड बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, जो कि जॉन बोलिंजर नाम का एक अमेरिकन एनालिस्ट था, उसने बनाया था। बेसिकली ही वाज अ ट्रेडर, और उसने टेक्निकल एनालिसिस टूल्स पे बहुत काम किया, और उसने 1980s के शुरू में बोलिंजर बैंड इंट्रोड्यूस कराया मार्केट में, जहाँ पे इसको फुल फ्लेज जो रिकग्निशन मिली थी आफ्टर 8 years ऑफ प्रैक्टिकल, इसकी परफॉर्मेंस के बाद इसको दी गई थी और एक्सेप्ट किया गया था इन द लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल इंडिकेटर्स। इसी तरह से जब हम RSI की बात करते हैं, जो बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है, एंड अ वेरी गुड इंडिकेटर, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर जो था, ये इट वाज क्रिएटेड बाय जॉन वेल्स वाइल्डर जूनियर, जो कि एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर था। बाद में उसने अपनी फील्ड चेंज करके ही बिकेम अ रियल एस्टेट डेवलपर। चूँकि उसका पैशन था टेक्निकल एनालिसिस की तरफ, तो उसने इसमें बहुत काम किया, और उसने बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस की जो फील्ड है उसमें इंडिकेटर्स को इंट्रोड्यूस कराया था। इसको आम बहुत से लोग इसको फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस भी कहते हैं। और अगर आप उसकी लिस्ट को देखें जो उसने टेक्निकल एनालिसिस या जो इंडिकेटर्स इंट्रोड्यूस कराए थे फॉर टेक्निकल एनालिसिस, उसमें एवरेज ट्रू रेंज है इंडिकेटर है, फिर इसी तरह से RSI है, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स है, द पैराबोलिक जो सार है वो उसने इंट्रोड्यूस कराया। सो बहुत काम इसने किया। RSI को अगेन इसने अपनी बुक में जो कॉन्सेप्ट्स इन टेक्निकल ट्रेडिंग सिस्टम्स है 1978 में इसने पब्लिश करवाई और इसने इंट्रोड्यूस कराया। एंड इट टुक अगेन फॉर द वॉल स्ट्रीट जर्नल टू रिकग्नाइज दिस RSI। 5 साल बाद उन्होंने इसको रिकग्नाइज किया था फॉर प्रोफेशनल यूज़ एज फार एज दी जो इन्वेस्टर्स हैं जो वॉल स्ट्रीट पे काम करते हैं। इसी तरह से अगर हम रेनको इंडिकेटर की बात करते हैं, तो इट वाज डेवलप्ड बाय द जापानीज इन अर्ली 19th सेंचुरी। रेंको जो है वो बेसिकली जापानीज वर्ड है रेंगा, जिसका मतलब है ईंट, और अगर आप इसको देखते हैं चार्ट्स पे तो ये एक ब्रिक या एक ब्लॉक की सूरत में होता है, जो कि आपको एक मूवमेंट दिखाता है प्राइस इंक्रीज़ की या प्राइस की डिक्रीज़ होने की। आप इसको जापान में बहुत सीरियसली यूज़ किया जाता है एज वन ऑफ द इंडिकेटर्स उनकी टेक्निकल एनालिसिस में। अगर हम कैंडल स्टिक्स की बात करते हैं, जो कि बहुत एक जो मेन इंग्रेडिएंट है ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, तो कैंडल स्टिक्स बेसिकली जो ये भी जापान में एक जो राइस का ट्रेडर था मोनिशा होमा, उसने डेवलप किया था बैक इन द 18th सेंचुरी, और वो इससे अपना जो चावल का काम था वो उसमें यूज़ करता था, और सदियों में इस पे काम होता रहा और इसकी मज़ीद इम्प्रूवमेंट आती रही और इसमें मज़ीद चीज़ों को
जो है उसमें शामिल किया गया, और उसकी वजह से आज कैंडल पैटर्न इज़ द मोस्ट फंडामेंटल टूल used in the technical analysis. अगर हम कैंडलस्टिक्स के पैटर्न को एनालाइज करने की बात करते हैं तो उसकी कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, उसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं. काइंडली इनको वीडियो को पॉज करके एक दफ़ा देख लेना ताकि जब हम अगली इसकी वीडियो बनेगी एनालिसिस की तो उसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा वजाहत से चीज़ों को समझ आएगी. अब हम आ जाते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर. अब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर को हम में से अक्सर लोग एक या दो लाइंस की मूवमेंट समझते हैं, जबकि अगर आप देखें तो इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला जिस पे कि RSI काम करता है. अगर आप इसके फार्मूला को देख लें जिसमें RS जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ शो करता है स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज़ को, और उसकी बेस पे उनकी एक एवरेज निकाल के वो आपके सामने वो लाइन डेवलप होती है. आइडियली 14 दिन के पीरियड पे RSI को देखना चाहिए, बट ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. जैसे हमने कहा कि आइडियली 14 डेज़ का जो RSI है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझा जाता है, बट इसको डेली चार्ट्स की बेस पे भी देखा जाता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि डेली ट्रेडिंग में ज़्यादा इस वक्त फोकस करते हैं. तो बेसिकली जो इसका कॉन्सेप्ट था कि आप 14 दिन की जो मूवमेंट है ऑफ द स्टॉक प्राइस, वहाँ पे आपको ये एग्जैक्टली उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बताता है, और आपको वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर देता है जहाँ पे आपने डिसीजन लेना होता है एंट्री का या एग्जिट का. इसकी जो रेंजेस हैं 0 से 100, और उसमें 70 मैक्सिमम समझा जाता है, ऑल दो कि अभी जो लेटेस्ट प्रैक्टिस हो रही है उसमें 80 to 85 तक उसको एक्सटेंड कर दिया गया है. 30 को मिनिमम समझा जाता है, अगेन एज पर द लेटेस्ट प्रैक्टिस इसको 20 to 25 तक नीचे इसको और कर दिया गया है रेंज बढ़ाने के लिए, ताकि आपकी डिसीजन मेकिंग में और आसानी आ जाए. सो काइंडली थोड़ा सा इसको अगेन वीडियो को पॉज करके एक दफ़ा पढ़ लें, आपकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रिफ्रेश हो जाएगी. बोलिंजर बैंड जो है अगेन अ वेरी कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर जो कि इस्तेमाल होता है. इसमें जो इसका मिडिल बैंड है, अपर बैंड है, लोअर बैंड है, कहाँ पे जाके जब वो स्क्वीज़ होता है, कहाँ पे जाके उसमें जो चेंजेस आती हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं. काइंडली इस डिटेल को भी अपने टाइम के हिसाब से जब भी आप फारे होते हैं वीडियो को पॉज करके ज़रूर पढ़ना, ताकि आगे जाके जब हम बोलिंजर बैंड को यूज़ करेंगे फॉर टेक्निकल एनालिसिस थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग में मज़ीद बेहतरी और आसानी आएगी. इसी तरह से जो रेनको इंडिकेटर्स की हमने बात की थी जहाँ पे ब्रेक्स आती हैं, उसमें अपर ट्रेंड कैसे सेलेक्ट किया जाता है, लोअर ट्रेंड कैसे होता है, न्यू ब्रेक कब ऐड की जाती है, उसमें जो है बॉक्स साइज की सेंसिटिविटी क्या है, लैगिंग नेचर इसमें क्या क्या फैक्टर्स आ जाते हैं, काइंडली इनको भी थोड़ा सा स्टडी कर लेना. बिफोर वी एंड टुडेज वीडियो, जब मैंने अपना स्टॉक एक्सचेंज के साथ काम शुरू किया था तो अक्सर सुनने में आता था कि जो फ्यूचर है वो अनप्रिडिक्टेबल है, हमें नहीं पता होता, गलतियां होती हैं, स्पेकुलेशन होती है, मैनिपुलेशन होती है, बहुत सी चीज़ें हम सुनते थे. मैंने दो कोट्स मेरी नज़र से गुजरे, कहावत है जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इस बात पे माइल किया कि अगर आप स्टॉक एक्सचेंज पे
थोड़ी सी मेहनत कर लें अपने स्टॉक्स पे रिसर्च करने के हवाले से, तो आप बहुत हद तक अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं। ये सच है कि फ्यूचर पे किसी के इख्तियार नहीं है सिवाय अल्लाह के। अगर आप थोड़ा सा मेहनत आज कर लेते हैं और थोड़ा सा आप इनपुट अपनी डालते हैं तो आप स्मार्ट डिसीजंस ले सकते हैं, टाइमली डिसीजंस ले सकते हैं, ताकि आपका जो लॉन्ग टाइम में जो लॉस है उसको आप कर्टेल कर सकें। जो पहला कोट या कहावत जो थी विच रियली इंस्पायर्ड मी ऑफ एंटरिंग इनटू द स्टॉक एक्सचेंज, वो थी कि वी कैन नॉट कंट्रोल द फ्यूचर बट वी कैन कंट्रोल आवर रिस्पॉन्स टू इट। ये बहुत एक आइडियल स्टेटमेंट है, स्पेशली फॉर द पीपल अगर वो बिलीव करते हैं इस चीज़ पे कि हम डेफिनेटली फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हम अपने रिस्पॉन्स को जो फ्यूचर के लिए है उसको तैयार कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और जो दूसरी कहावत है वो शायद पहली वाली से भी ज़्यादा वज़न रखती है फॉर एनीवन जो कि स्टॉक एक्सचेंज में काम करता है। एंड इट स्टार्ट्स कि द फ्यूचर इज़ अनप्रेडिक्टेबल बट इट इज़ ऑल्सो फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़। यही पॉसिबिलिटीज़ को आप आइडेंटिफाई करने के लिए ही जो टेक्निकल एनालिसिस है, न्यूज़ एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस है, बेसिक एनालिसिस है, ये तमाम चीज़ें बेसिकली उन्हीं पॉसिबिलिटीज़ को ज़्यादा सिक्योर करने के लिए होती हैं। सो दिस ब्रिंग अस टू द एंड ऑफ पार्ट 1, क्योंकि ऑलरेडी जो वीडियो है इट वाज लॉन्गर देन वी एक्सपेक्टेड इट टू बी। बहुत जल्द वी विल कम with a practical manifestation of technical analysis, जिसमें हम इनिशियली तकरीबन 6 से 7 इंडिकेटर्स को यूज़ करते हुए आपको तफसील के साथ विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स इंशाल्लाह दिखाएंगे आने वाले दिनों में। होप कि आप हमारी इस एफर्ट में हमारा साथ देंगे एंड यू विल जॉइन अस। प्लीज़ डू सेंड योर सजेशंस। यार वो चीज़ें आप हमें काइंडली ज़रूर कम्युनिकेट करें जो आप हमारी इस टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ में देखना चाहते हैं, ताकि हम स्पेसिफिकली उन पे फोकस करें कि आपके लिए वो वीडियोस लाएं जो आप चाहते हैं। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपका बहुत टाइम आज हमने लिया। इंशाल्लाह टिल वी मीट अगेन, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड Allah Hafiz.